हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ बीकॉम सेमेस्टर 5 से ऑडिटिंग से यूनिट नंबर 2। और आज का हमारा टॉपिक है इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। देखो, कोई भी बिजनेस होता है ना, उसका एक इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता ही है। उसमें जो भी काम होते हैं ना, उसको ऑटोमेटिकली चेक किए जाते हैं कोई और पर्सन के द्वारा, जिसकी वजह से एरर्स और ओमिशंस ना हो या कोई भी तरह का फ्रॉड ना हो। ठीक है, और इंटरनल कंट्रोल जितना अच्छा होता है ना, उतना ऑडिटर के लिए अच्छा है कि वो वेरीफाई कर सकता है, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आसानी से चेक कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसका इवैल्यूएशन क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, और साथ साथ में मैं आप लोग को बताऊंगा इसका मीनिंग, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, स्टेप्स, हर एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्द से जल्द कर लेना, बिकॉज जब तक आपका बीकॉम फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहते हो, ये सारा स्टडी मटेरियल चाहते हो, तो हमारे ऐप पे ये अवेलेबल है कोर्स के अंदर। आप जाकर के उस कोर्स को परचेस कर सकते हो और ये पीडीएफ में से पढ़ सकते हो। साथ साथ में रिकॉर्डेड वीडियोस तो अवेलेबल है ही है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग देख लेते हैं कि इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। तो देखो, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जो कि ऑडिटर फॉलो करता है। यहाँ पे ऑडिटर ना एग्जामिन, स्टडी और एसेस करता है जो भी कंपनी की इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर होती है ना, उसको। ठीक है, जिससे पता चल सके कि उस कंपनी की एडिकेसी, इफेक्टिवनेस कितनी है, रिलायबिलिटी कितनी है। ठीक है, और जितनी अच्छी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगी ना, वो कंपनी उतनी ज्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकती है। और ये जो है, ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वो हेल्प करता है ऑडिटर को ये पता लगाने के लिए, डिसाइड करने के लिए नेचर, टाइम और एक्सटेंट क्या रहेगा ऑडिट प्रोसीजर का। किस तरह से एक ऑडिटर अपनी पूरी ऑडिट प्रोसेस को फॉलो करेगा, वो डिपेंड करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे। तो सिंपल वर्ड्स में हम लोग देखें तो इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एक ऐसी प्रोसेस है जहां पे चेक किया जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सारे कंट्रोल्स ढंग से डिजाइंड है या नहीं। ठीक है, इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड, और वो जो डिजाइन है, जो भी सोचे गए हैं, उसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, जिसकी वजह से जो एरर्स और फ्रॉड्स है ना, वो कम से कम हो जाए। जैसा कि मैंने बताया, इसके अंदर ना हमेशा ये चेक किया जाता है कि एक काम एक पर्सन से ना करवाया जाए, मतलब उसमें अलग अलग लोग इन्वॉल्व हो। जैसे मान लो कोई बड़ा परचेज ऑर्डर है, ठीक है, तो उसमें काफी लोग इन्वॉल्व हो और एक पर्सन का काम ऑटोमेटिकली दूसरा पर्सन वेरीफाई करता हो, चेक करता हो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो पहला ऑब्जेक्टिव होता है टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। ऑडिटर हमेशा सबसे पहले क्लियर अंडरस्टैंडिंग लेता है कि उस क्लाइंट का जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना, वो वर्क कैसे करता है, जिसके अंदर आ जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है, अकाउंटिंग मेथड्स क्या है, ऑथराइजेशन प्रोसीजर क्या है, डिवीजन ऑफ ड्यूटीज क्या है, लोगों में कौन सी ड्यूटीज बटी हुई है। जैसे मान लो कि कोई बड़ा सेल्स करना है, ठीक है, कोई सेल्स ऑर्डर आया है, तो उसमें कितने लोग ऑथोराइज कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे। जैसे मान लो 1 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर है, 10 करोड़ से ज्यादा का ऑर्डर है, ठीक है, तो अलग अलग लेवल्स होते हैं, उसमें कौन पर्सन कितना ऑथोराइजेशन रखता है। तो मतलब ये पूरा सिस्टम समझता है एक ऑडिटर। फिर होता है टू एसेस द रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम। एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑडिटर ना इवेल्युएट करता है कि जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए, जिसकी वजह से, क्योंकि देखो जितना अच्छा अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा उतने अच्छे से हमारा बिजनेस चल पाएगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन हो पाएंगे। फिर यहाँ इसका एक और ऑब्जेक्टिव होता है टू डिटेक्ट वीकनेस। एक ऑडिटर जो होता है ना, वो आइडेंटिफाई करता है कोई भी डेफिशिएंसी और लूप होल तो नहीं है हमारे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इसका फायदा एम्प्लॉय उठा सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से एरर, फ्रॉड और मैनिपुलेशन हो सकता है रिकॉर्ड्स का। देन बात करें नंबर 4, टू प्लान द ऑडिट वर्क। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ना आप लोग एग्जाम में इसके हेड पॉइंट्स याद करके जाना, अंदर का तो आप बना के भी लिखोगे ना तो भी चलेगा। तो टू प्लान द ऑडिट वर्क में क्या दिखे रखा है, तो जो इवेल्युएशन है वो ऑडिटर को हेल्प करता है हाउ मच चेकिंग इज नेसेसरी, कि कितनी चेकिंग की जरूरत है। ठीक है, इसलिए पहले ना कोई भी ऑडिटर होता है वो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इवेल्युएशन करता है, फिर ऑडिट चालू करता है। अगर मान लो हमारे जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो स्ट्रांग है और रिलायबल है, ठीक है, तो लेस डिटेल चेकिंग चाहिए होगी, इतना ज्यादा डिटेल में जाके एक ऑडिटर को चेक नहीं करना पड़ेगा। बट अगर मान लो कि कंट्रोल ही वीक है, तो ज्यादा एक्सटेंटिव डिटेल ऑडिटिंग करना पड़ेगा और साथ साथ में वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा।
नंबर 5th है टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स। एक बार इवेल्युएशन हो गया तो जो ऑडिटर है ना वो रिकमेंड करता है कि कौन से सूटेबल मेजर्स है जिसकी वजह से हमारी मतलब जो भी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसमें वीक एरियाज कौन से हैं, कैसे हम इसको इंप्रूव कर सकते हैं, एफिशिएंसी को स्ट्रेंथ बना सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें देखी जाती है, मतलब कि वो बताता है कि इंप्रूवमेंट करने की क्या क्या जरूरत है। तो वो ऑब्जेक्टिव हो गया। देन है टू एंश्योर कंप्लायंस विद लॉ एंड पॉलिसी। अब यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के एक और ऑब्जेक्टिव होता है कि इसका यूज करके ना हम लोग हमारे जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, लॉज है, उन सब के साथ कंप्लायंस रख सकते हैं। कंप्लायंस का मतलब है उनको फॉलो करना। ठीक है, और इवेल्युएशन की मदद से ये देखा जाता है कि कंपनी हर एक तरह के स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट या जो कंपनी की इंटरनल पॉलिसी है वो मैनेजमेंट उसको ढंग से यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा, उससे जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ। बोलो, क्लियर हो गया? तो ये हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स देखे। अब हम लोग इसके स्टेप्स देखते हैं कि स्टेप्स इन इवेल्युएटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो पहला है इसका स्टेप अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम। मतलब एक ऑडिटर जो होता है ना वो इवेल्युएशन करते वक्त पहले तो सिस्टम चेक करता है। पहला ही स्टेप ये होता है कि एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रखे क्लाइंट की इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है कैसी, जिसमें ऑडिटर क्या क्या स्टडी करता है, जिसमें ऑडिटर देखता है कि उस कंपनी का या उस बिजनेस का कैसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैसी है, मतलब जो अथॉरिटी है वो कैसे बटी हुई है, लोगों के अंदर काम बटा हुआ है, और ऑडिटिंग, अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग प्रोसीजर, जो अकाउंटिंग और रिकॉर्डिंग प्रोसीजर है वो कैसे है, ऑथोराइजेशन एंड अप्रूवल प्रोसेस कैसी है, फिजिकल कंट्रोल जिसमें आ गया इन्वेंट्री, कैश, ये किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है, फिर है सुपरविजन एंड रिव्यू मैकेनिज्म। तो मतलब सुपरविजन कैसे हो रहा है, कैसे रिव्यू किया जा रहा है, ये सारी चीजें कैसे वर्क होती है ना वो एक ऑडिटर स्टडी करता है। ठीक है, और इसकी मदद से ये उसको समझ में आ जाएगा ऑडिटर को कि कौन से एरियाज है जिस जो लाइकली टू फेल, जो ज्यादातर फेल हो सकते हैं, उसको वीकनेस पता चल जाएगी एक बार वो सिस्टम को समझ लेगा। उसके बाद में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेम 5 में हो और बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो अपने सेमिस्टर 5 की, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, जहां पे हम लोग टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। एक है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1, देन है कॉस्ट अकाउंटिंग 3, ऑडिटिंग 1, ऑपरेशन रिसर्च 1, ऑपरेशन रिसर्च 2, इंटरनेशनल ट्रेड 1 और इंडियन इकोनॉमी 1। तो इस तरह से टोटल 7 सब्जेक्ट हम लोग पढ़ाएंगे, और इसके अलावा का जो इंग्लिश बचा उसका भी आईएमपी दे देंगे, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका भी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो। ठीक है, और ये पूरे कोर्स की प्राइस ना 2499 है। सिर्फ इसमें रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं, लाइव लेक्चर्स भी हम लोग लेते हैं। वीक में 3 डेज लाइव लेक्चर होते हैं जहां पे आप अपने हर एक डाउट को क्लियर कर सकते हो। तो जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाओ, हमारी बहुत बढ़िया टीम है। मैं आप लोग को ना टोटल 3 सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, ऑडिटिंग, इंटरनेशनल ट्रेड 1, इंडियन इकोनॉमी 1, और यहाँ पे कल्पेश सर है जो अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमल सर आपको स्टैट्स पढ़ाएंगे। बहुत ही बढ़िया टीम है और सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी है। सच बता रहा हूं, एक बार आप ज्वाइन होके देखो। देखो लास्ट में अभी आपके 2 ही साल बचे हुए हैं, सेम 5, 6, 7 और 8। अगर आप 4 साल तक बीकॉम को परस्यू करते हो तो, और लास्ट जो ईयर होता है ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, बिकॉज उस बेसिस पे आपकी जो डिग्री है ना वो बनती है। सच बता रहा हूं, आपके जो भी अभी आ रहे हैं परसेंट उसमें अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा अगर आप लोग हमारे इस बैच में ज्वाइन हो जाते हो तो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर देखा जाता है तो रिकॉर्डिंग द सिस्टम। एक बार ऑडिटर ने मतलब पूरा समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद वो सिस्टम को रिकॉर्ड कर देता है फॉर फ्यूचर रेफरेंस और फ्यूचर रिव्यू। और यहाँ पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे रिकॉर्ड की जाती है, तो 3 तरह से हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक तो होता है नैरेटिव रिकॉर्ड, जिसमें एक रिटन डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है पूरे सिस्टम को लेके। दूसरा होता है फ्लो चार्ट, यानी कि एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी बनाया जा सकता है। ठीक है, जहां पे पूरी प्रोसेस का फ्लो बताया हो कि अगर मान लो कोई ऑर्डर आता है या कोई ऑर्डर करना है तो उसमें कितने फ्लो है, कितनी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, कितने लोग का अप्रूवल चाहिए रहता है। ठीक है, फिर एक आईसीक्यू बनाया जाता है जिसको इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनरी कहते हैं। एक चेकलिस्ट होती है क्वेश्चंस की जो आइडेंटिफाई करती है स्ट्रेंथ और वीकनेस को, जो भी कंट्रोल में, इंटरनल कंट्रोल में चलता है वो। बोलो, क्लियर हो क्या? तो इस तरह से 3 तरीके से हम लोग रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। फिर आ जाता है नंबर 3, प्रिलिमिनरी इवेल्युएशन। अब ना एक ऑडिटर जो होता है वो इनिशियल असेसमेंट करता है
ऑफ वेदर द सिस्टम अपीयर टू बी स्ट्रांग और वीक। मतलब कि वो इनिशियली देखता है कि हमारी जो सिस्टम है वो स्ट्रांग है या वीक है। और इफ कंट्रोल्स आर वेल डिजाइंड, और अगर कंट्रोल बहुत अच्छे से है, इंटरनल कंट्रोल अच्छे से है, प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड है, तो ऑडिटर जो है वो काफी एक्सटेंट तक उस पर भरोसा कर देता है, रिलाय हो जाता है। ठीक है। और अगर नहीं है तो ऑडिटर एक प्लान बनाता है जिससे और ज्यादा डिटेल चेकिंग कर सके, और ज्यादा कर सके, जिसकी वजह से उसको गलती पकड़ में आ जाए। देन है नंबर 4, टेस्टिंग द कंट्रोल सिस्टम। अब देखो ऑडिटर ना कंप्लायंस को मतलब कंप्लायंस टेस्ट करता है। कंप्लायंस टेस्ट मतलब क्या होता है कि ये चेक करना कि हमारे जो कंट्रोल्स है वो एक्चुअली फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं ढंग से, वो होता है कंप्लायंस टेस्ट में। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, चेकिंग वेदर परचेज ऑर्डर आर प्रॉपर्ली ऑथोराइज। मतलब अगर मान लो हमने कोई परचेज ऑर्डर भेजा है, ठीक है, तो उसको प्रॉपरली अलग अलग लोगों के द्वारा ऑथोराइज किया गया है कि नहीं किया गया। फिर है वेरीफाई ऑल सेल्स आर रिकॉर्डेड। हर एक सेल्स को ढंग से रिकॉर्ड किया है कि नहीं, उसको वेरीफाई करता है। ठीक है। रिसिप्ट को हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, सेल्स करने पे जो पैसा आया था वो सारा बैंक में डिपॉजिट हो चुका है, वो सबको वेरीफाई करता है। बैंक से भी पूरी डिटेल स्टेटमेंट ले आते हैं, चेक करते हैं कि जो सेल्स में से पैसा आया है वो सारा बैंक में गया है, हर एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं। ठीक है। तो दिस टेस्ट हेल्प द ऑडिटर टू वेरीफाई ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। ये सब टेस्ट करने की वजह से उसको पता चल जाता है कि अपने बिजनेस में ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब जो पूरी सिस्टम चल रही है, वो इफेक्टिव है या नहीं, कंट्रोल सिस्टम इफेक्टिव है या नहीं। क्लियर। फिर है फिफ्थ, फाइनल इवेल्युएशन एंड कंक्लूजन। अब लास्ट बारी आती है कि एक बार टेस्ट परफॉर्म हो गया तो ऑडिटर देखेगा, इवेल्युएट करेगा रिजल्ट को, और ना अपना एक ओपिनियन बनाएगा रिलेटेड टू द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, यानी कि जो रिलायबिलिटी है, क्या वो भरोसा कर सकता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। ठीक है। अगर देखो जितनी अच्छी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होती है ना, उतना ऑडिटर को कम मेहनत लगती है, उतना कम डिटेल चेक करता है वो अपने ऑडिट के अंदर। बट अगर ढंग से नहीं है सिस्टम तो उसको ज्यादा डिटेल में जाकर के ऑडिट करना पड़ता है। एंड बेस्ड ऑन दिस इवेल्युएशन द ऑडिटर डिसाइड। और इवेल्युएशन के बेसिस पे वो ऑडिटर दो चीजें डिसाइड कर सकता है। एक, द एक्सटेंट ऑफ रिलायंस, कि वो कितना भरोसा करे जो भी इंफॉर्मेशन उसको मिल रही है, जो भी सिस्टम के द्वारा सारी चीजें पता चल रही है। एंड नंबर 2, द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन। और ऑडिट प्रोसीजर उसको किस तरह से और कितने बड़े लेवल पे बनानी है, जिसकी बेसिस पे वो वेरिफिकेशन हर एक टाइम टू टाइम करता जा सके। और लास्ट पॉइंट है, अ रिपोर्ट में बी प्रिपेयर्ड हाईलाइटिंग द वीकनेस फाउंड, रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूवमेंट्स। और लास्ट में जो कंक्लूजन है वो ये बताता है कि एक ऐसी रिपोर्ट भी बनाता है वो जहां पे हाईलाइट करता है कि कौन सी वीकनेसेस उसको फाउंड आउट हुई, पता लगी, ठीक है, जिसके बेसिस पे वो इंप्रूवमेंट कर सके। और लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन। इंपॉर्टेंस इवेल्युएशन की बात करें तो लास्ट 5 इंपॉर्टेंस है। ठीक है। कौन से है, तो पहला है हेल्प्स इन प्लानिंग एंड डिटरमाइनिंग ऑडिट प्रोसीजर। मतलब अगर मान लो हम लोग इंटरनल कंट्रोल की इवेल्युएशन करते हैं तो हमारी ऑडिट प्रोसीजर है उसका अच्छे से प्लान कर सकता है एक ऑडिटर। दूसरा है रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ डिटेल चेकिंग। मैंने नहीं बताया आपको, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है ना तो ऑडिटर ज्यादा डिटेल में जाके चेक नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि ये बिजनेस के अंदर हर एक तरह के काम परफेक्ट हो रहा है, हर एम्प्लॉय अपनी अपनी जगह पे ढंग से काम कर रहा है, तो कोई फ्रॉड होने का चांस ही नहीं, एक अच्छी सिस्टम बना के रखी है, तो वो वर्क रिड्यूस हो जाता है। हेल्प्स टू डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड अर्लियर। मतलब अगर उसको लगता है, क्योंकि देखो जब वो ना इवेल्युएट करता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को, उसी टाइम पे उसको पता चल जाता है कि ये वीकनेस वाले एरिया है, यहाँ पे एरर फ्रॉड हो सकता है। और नेक्स्ट है बिल्ड कॉन्फिडेंस इन द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और जितना अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा ना, उतनी एक रिलायबिलिटी, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा एक ऑडिटर को, जिसके बेसिस पे वो अपने ऑडिट को आगे कैरीड आउट करेगा। और लास्ट पॉइंट है प्रोवाइड्स वैल्यूएबल सजेशन फॉर मैनेजरल इंप्रूवमेंट्स, कि एक वैल्यूएबल सजेशन प्रोवाइड किया जाएगा जिससे मैनेजरल इंप्रूवमेंट हो सके, मैनेजमेंट और अच्छे से काम कर सके। बोलो क्लियर हो गया। तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में समझाया इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।